ओके। आज से नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है वेबसाइट डिजाइनिंग। तो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग में सबसे पहले ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि वेबसाइट जो बनती है, नया टॉपिक है, नया मॉडल है, थोड़ा मजा भी आएगा, नई स्किल है। राइट अविनाश? तो वेबसाइट आप लोगों को क्या लगता है जब वेबसाइट की आप बात सुनते हो तो आपको क्या लगता है? कोडिंग ग्राफिक, है ना? कोडिंग लगता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई ये कोई पीएचपी लैंग्वेज कुछ होगी। फिर इसके बाद में जावा होगा, है ना? फिर पाइथन होगा, है ना? फिर एक एचटीएमएल होगा, है ना? फिर एक सीएसएस होगा, है ना? ये सारी बहुत सारी लैंग्वेज है ना। तो ये सारी लैंग्वेज जब आपको आएगी तब कोडिंग आएगी, तब आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस बात को पहले समझो कि ये जो वेबसाइट बहुत बाद में है। पहले बात करते हैं इंटरनेट की। किसको मालूम है इंटरनेट के बारे में? जिनको मैंने बताया उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको पता नहीं है। ये वेबसाइट आई है, ठीक है, लेकिन आई कहाँ से? इसका अभी कोई ना कोई होता है ना। अभी आपने कभी जानने की कोशिश किया कि इंटरनेट का फाउंडर कौन है? अभी सबको पता है लैपटॉप कंप्यूटर किसने बनाया, रॉकेट किसने बनाया, मतलब बहुत सारी बल्ब किसने बनाया। लेकिन इंटरनेट किसने बनाया ये किसी को पता ही नहीं है, जबकि आज हम सब इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी सही है नहीं अविनाश? कौन बनाया? अच्छा चलो, जिसको पता है वही बता दो। सर बताया था ना आपने? हाँ, तो कौन है वही? चलो आप ही बता दो। जैद। जैद। जी जैद सर। इनएक्टिव लगे हो। जी सर। जैद हाँ हाँ, बहुत सुन रहा हूँ। आवाज नहीं जा रही बहुत है आपका। बहुत इनएक्टिव हो, बहुत इनएक्टिव हो। इसके लिए मैं अचानक से चेक कर दो तुम कहाँ पे एक्टिवेट हो या नहीं। हाँ तो हाँ, बोलिए सर। अभी क्या, जैद तो फटाफट, मैं जैद तो थोड़ी देखता हूँ, फटाफट कंप्यूटर सर्च कर लिया है। तो देखो, क्या बोल रहे इंटरनेट को सबसे पहले वेबसाइट एक सेकेंडरी पार्ट है। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा जनरल नॉलेज ले लो। सबसे पहले देखो, इंटरनेट जो कंपनी है उसका नाम है आईकैन। क्या नाम है इसका? आईकैन। आईकैन मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम्स एंड नंबर, इसका फुल फॉर्म है। आईकैन कंपनी ये स्टेब्लिश हुई है 1998 में। कब? 1998 में। और ये एक यूएसटी कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी कोई प्राइवेट नहीं है, ना कोई पब्लिक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एनजीओ कंपनी है। एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉन गवर्नमेंट। तो ये प्रॉफिट पे काम ही नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कितना प्रॉफिट पे काम करती है। ओके, हम्म। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो जो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं उन्हें पता है। तो इंटरनेट को सबसे पहले जो मैनेज कर रहा है, इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाया है कि इंटरनेट को मैनेज कौन करता है और इसका फाउंडर कौन है। इसका जो फाउंडर है, एस्टर डैसन नाम है इसका। तो इन लोगों ने, एस्टर डैसन और एक पॉल, ये अच्छा ही नाम है, पॉल नाम था उसका। आगे स्टार्ट नहीं, उसका सरनेम नहीं याद है, लेकिन एस्टर डैसन और पॉल, इन दोनों ने मिलके इंटरनेट को मतलब इजाद किया था। और एक यूएस बेस्ड कंपनी है कैलिफोर्निया में, 1998 में ये स्टेब्लिश हुई है। और इस कंपनी के अंदर आज तक 428 या 430 के ऊपर एम्प्लॉय नहीं है अभी तक। अगर ये कंपनी 500 एम्प्लॉय अगर रख ली तो इसका मतलब ये एक एनजीओ नहीं, अभी ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई। पता है ना, कॉमर्स से जो लोग होंगे उन्हें पता होगा कि अबव 500 अगर हो गए तो वो कंपनी फिर प्राइवेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आईकैन के बारे में हमने समझा। अब ये परमिशन, अभी आप जो देख रहे हो वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर आपने कभी भी कुछ भी सर्च किया होगा। गूगल पे सर्च करते हैं अमेजोन, तो अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो पहले वो आपको नाम दिख रहा है ना, www.amazon.com। तो मतलब परमिशन किसने दिया वो नाम को सर्च करने की? वो नाम को सर्च करने की इंटरनेट पे जब आपने सर्च किया तो वो इंटरनेट पे आया कैसे वो चीज? वो अमेजोन आया कैसे? उसको अलाउ किसने किया?
तो कैसा इंडिया में आरबीआई बैंक तो सबको पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे मेन बैंक वही है। किसी भी बैंक को अगर इंडिया में खोलना है तो सबसे पहले आरबीआई बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे ऐसे ना वेब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है जो आईकैन से परमिशन लेती है, और आईकैन जब उन्हें परमिशन देता है तब वो चीजें ना वो लोग मार्केट में बेचते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अभी मैं आगे इसको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक डोमेन। जब कोई गूगल पे सर्च करता है, अगर आप कोई नया दुकान खोलोगे ना, आप कोई नई वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपकी वेबसाइट का नाम किसी को पता नहीं है, लेकिन आपकी वेबसाइट के अंदर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, वो प्रोडक्ट का नाम उसे पता है। वो प्रोडक्ट सर्च करेगी। तो मान के चलो अभी आपने स्मार्ट वॉच सर्च किया गूगल पे, तो आपको अब कोई अमेजोन की वेबसाइट नहीं दिखेगी, सब वेबसाइट मिलेगी। फास्टैग की भी मिलेगी, बोल्ट की भी मिलेगी, विजय सेल्स की भी मिलेगी, क्रोमा की भी मिलेगी, अमेजोन भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट भी मिलेगा, मिंत्रा भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी वेबसाइट के अंदर ये प्रोडक्ट सेम है। आपने किसी के नाम डाल के सर्च किया था क्या? नहीं। इसके लिए मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक और जनरल कीवर्ड। स्पेसिफिक में क्या होता है? कॉमन कीवर्ड्स। जनरल में क्या होता है? कॉमन कीवर्ड होता है। स्पेसिफिक में अभी आपने गूगल पे सर्च किया कि जैसे कि बोर्ड स्मार्ट वॉच, तो पहला अब आपको बोर्ड स्मार्ट वॉच का ऐड दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम आपको पता था। और ये कंडीशन में कैसा होता है? नाम नहीं पता होता है। तो देखो, सबसे पहले इंटरनेट पे जब लोग सर्च करते थे ना, तो आईपी एड्रेस ऐसा डाल के सर्च करते थे वेबसाइट पे। पहले डोमेन नहीं हुआ करता था, पहले ये नंबर हुआ करते थे। ये नंबर जब डालते थे तब वेबसाइट ओपन होती थी। आपको पता है अमेजोन वेबसाइट कब बनी है? बहुत पहले। सर्च करो जरा गूगल पे। हाँ, थोड़ा बहुत करीब में हो। हाँ, थोड़ा बहुत करीब में हो आप। सर्च करो, मैं चाहता हूँ कि आप कोड की बात अमेजोन वेबसाइट एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये लिख के डालो। अमेजोन वेबसाइट एस्टेब्लिशमेंट ईयर। जब ये कोड 94 94 में अमेजोन बना है और वेबसाइट शायद बाद में। हाँ, तो पहले अमेजोन एक दुकान थी ना। अमेजोन पहले एक स्टोर था, छोटा हाँ। सा हाँ, तो उस टाइम पे किसी को पता नहीं था, और उससे अमेजोन नाम, वो जो रिवर के, वो जो जंगल जो है अमेजोन, उसके से उसने वो ऐसा रखा था। लेकिन क्या पता था उसको क्या इतना बड़ा था नहीं। अब ऑनलाइन लिख के डालो। स्टार्ट किया हाँ। कार पार्किंग में। हम्म। अब ऑनलाइन लिख के सर्च करो, क्या ऑनलाइन स्टेब्लिशमेंट का हुआ उसका? अमेजोन ऑनलाइन स्टेब्लिशमेंट ईयर। बात ही हो गई कोड सर 95 पर अभी भी 95 होता। Amazon.com officially launched its site for selling books online 1995. एक The company was founded in 1998. In India or world? So 95 2006 सर ऑनलाइन शॉपिंग साइट 2013 में इन इंडिया इन इंडिया। तो मतलब अमेजोन.इन इंडिया के लिए अमेजोन.इन ये 2013। हाँ, तो ये मतलब Amazon.com went live
offering a wide variety of books in 1995. ऑनलाइन बुक स्टोर था, There was iPeer.com 1995. 2006 में वॉशिंगटन में थी सिर्फ, वॉशिंगटन। ये भी है, हाँ, उसके अलावा नहीं है, वो सिर्फ वॉशिंगटन के इसमें ही थी। और वो जिसे ये नंबर पता होगा ना, वही सर्च कर पाता था। तो अभी मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब उसने जब लिया था तो कोई कंपनी नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी आप जो अमेजोन की वेबसाइट देख रहे हो, ये अमेजोन का खुद का डोमेन है। अमेजोन ने खुद आइकन से डायरेक्ट परमिशन लिया, कोई सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लिया। अमेजोन ने खुद इंटरनेट पे जो स्पेस होता है वो खुद दिया। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ चीजों को समझाने के लिए। हालांकि इंटरनेट का आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया रहेगा कि आइकन मैनेज कर रहा है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और देखो, वेबसाइट के लिए ना तो आपको कोडिंग की जरूरत है, ना पीएचपी की जरूरत है, ना जावा की जरूरत है, ना पाइथन की जरूरत है, ना एचटीएमएल, ना सीएस। क्योंकि अगर ये सारी चीज अगर आप सीखने जाओगे तो कम से कम किसी में 1 साल लगेगा, किसी में 2 साल लगेगा, किसी में 3 साल लगेगा। तब जाके आप ये लैंग्वेज और इसका टेक्नीशियन जो भी इसकी कोडिंग है, तब जाके आप सीख पाओगे। Software engineer. तब जाके आप फुल स्टैक डेवलपर बनोगे, राइट? वेबसाइट फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर मतलब आप कोई भी टेक्निकल चीज आप बना सकते हो इंटरनेट पे करने वाले। क्योंकि इंटरनेट पे जो भी चीज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर हो, जो भी हो, आप जब ये सब आप सीख जाते हो तो आप आपका नाम वेबसाइट डेवलपर नहीं, फुल स्टैक डेवलपर हो, राइट? तो ये सारी चीज आपको आना चाहिए, जिसके अंदर सबके अलग अलग कुछ ड्यूरेशन है कि इतने ड्यूरेशन में सीखा जाता है। लेकिन अभी हम जो सीखेंगे आसान तरीके से, इस वेबसाइट, इस टूल के आने के बाद वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेबसाइट है, अगर वर्ल्ड के अंदर मान के चलो 1 करोड़ वेबसाइट है, कितनी करोड़? 1 करोड़। अगर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 1 CR वेबसाइट है, तो मान के चलना 60% वेबसाइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पे बनी है, और 40% वेबसाइट जो बनी है वो इन सब पे बनी है, राइट? तो 60% वेबसाइट जो बनी है वर्ल्ड के अंदर, उसका नाम है वर्डप्रेस। क्या है? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को हम सीखने वाले हैं। वर्डप्रेस ने इतना आसान कर दिया है कि अगर आप अपना 1 महीना अगर देते हो, 1 महीना बहुत अच्छे से, तो वर्डप्रेस के अंदर आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हो, बराबर? तो सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वर्डप्रेस का पहले ओवरव्यू पूरा अच्छे से समझेंगे, और इसका प्रैक्टिकल जो भी स्टार्ट होगा कल से होगा। लेकिन पहले आपको पहले बहुत सारी चीजें जो भी आपको जानना है, राइट? तो सबसे पहले देखो, वेबसाइट टाइप्स। सबसे पहला वेबसाइट टाइप को समझना बहुत जरूरी है कि वेबसाइट कितने कितने टाइप्स की होती है, राइट? तो सबसे पहला टाइप जो है, पहला टाइप जो होता है जिसे कहते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज वेबसाइट, लैंडिंग पेज क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ एक ही पेज होता है, सिर्फ एक पेज। मतलब कस्टमर अगर इस वेबसाइट पे आया तो अब कहीं जा नहीं सकता, जाएगा तो डायरेक्ट एग्जिट होगा। तो इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। ये किस किस को पता है? अविनाश पता है? अच्छा, किसको पता है लैंडिंग पेज? मतलब ओवरऑल मालूम है ना? ठीक है। इसके बाद जो दूसरी टाइप्स आती है उसे कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं डायनामिक? डायनामिक वेबसाइट कैसे होती है? ये थोड़ा सा यूजर अट्रैक्टिव वेबसाइट होती है। यूजर अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है कि जिसमें कस्टमर इंगेज हो जाता है, मतलब इस पे ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट होता है, प्लस इसकी स्पीड और इसके अंदर जो थीम वगैरह जो होती है वो बहुत अट्रैक्टिव, लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर देती है रोम में। अभी मैं आपको 2-3 वेबसाइट बताता हूँ, अगर आप उस पर जाओगे तो आपका फील बहुत अच्छा होगा। सबसे पहला वेबसाइट, अगर आप तनिष्क की वेबसाइट पे जाओगे तो उसका यूजर इंटरफेस देखो कितना अच्छा है। ठीक उसी तरीके से जैसा आप कोई सलोन में जाते हो यहाँ पे, तो 2 तरीके के सलोन होते हैं। एक ऐसा सलोन होता है जो अपने इंटीरियर पे बहुत खर्चा करते हैं, तो उनको देख के समझ में आता है कि भाई ये सलोन बहुत कॉस्टली है। लेकिन एक सलोन ऐसा रहता है जिसका इंटीरियर उतना खास नहीं होता है, तो आपको इतना समझ में नहीं आता हो, तो आप बोलो यार ये कॉमन ही सलोन। उसी तरीके से ज्वेलरी की शॉप, एक छोटी ज्वेलरी शॉप भी ना अपने इंटीरियर पे बहुत अच्छा ध्यान दे। लेकिन उसी से बड़ा शॉप जो ज्वेलरी का होगा, कल्याण ज्वेलर्स का जाके आप ऑनलाइन देखो या ऑफलाइन देखो, या तनिष्क का देखो, दोनों में कंपेयर करो, आपका तनिष्क का वेबसाइट इतना अच्छा लगेगा
किसी का नहीं लगेगा। और सेकंड, क्रोमा की वेबसाइट पे कभी गए हो? क्रोमा की वेबसाइट, क्रोमा की वेबसाइट इतनी अच्छी है ना, उतनी अच्छी ना अमेजोन की भी नहीं है। उसका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा है। मतलब ये कौन बता सकता है, ये जो वेबसाइट फील्ड के अंदर अभी आप आ गए, तो अभी आप धीरे धीरे ये सारी चीजें एनालाइज करना शुरू करो। आप जब कभी जाते हो, रोड से जाते हो या बिल्डिंग के पास से कहीं गुजरते हो, तो आप भी जज करते हो ना बिल्डिंग का इंटरफेस। एक बिल्डिंग का इंटरफेस एक नॉर्मल होता है और एक थोड़ा डायनेमिक होता है, तो आपको समझ में आता है ना यार, इसका लुक अच्छा है। कभी हम घर देखते हैं तो किसी का घर का शेप अलग दिखता है, किसी का अलग दिखता है। तो यहाँ पे वेबसाइट भी उसी तरीके से होती है। तो डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, इसके अंदर भी 5-6 पेजेस या 10-12 पेजेस की वेबसाइट बनती है, लेकिन ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखती है, राइट। और एक टाइप होती है स्टैटिक वेबसाइट। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस इसका यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसका सिंपल, ज्यादा खास नहीं होता है। मतलब सेम वही, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक नॉन ब्रांड ज्वेलरी शॉप और एक ब्रांड ज्वेलरी शॉप। हाँ, समझे? तो एक नॉन ब्रांड जो रहता है ज्वेलरी वाला वो, और एक ब्रांडेड ज्वेलरी वाला, तो इन दोनों में कितना डिफरेंट होता है आपको देख के समझ में आता है ना। कैसे समझ में आता है? आप दोनों को जज करते हो, दोनों के इंटीरियर से, दोनों के प्रोडक्ट से, दोनों के स्टाफ मैनेजमेंट से, बहुत सारी चीजों से आप उसको जज करते हो। तो दोनों सेम ही होती है, बस थोड़े से लुक डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जो एक वेबसाइट होती है, एलएमएस वेबसाइट। एलएमएस वेबसाइट क्या होता है, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी वेबसाइट जहाँ पे जाके आप किसी कोर्स को देख रहे हो, ये पूरा एजुकेटेड से रिलेटेड है ये वेबसाइट। देखो, एक वेबसाइट होती है जहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट को खरीदते हो किसी से। हाँ, तो किसी भी, अभी जैसे कि आप लोग अगर कुछ भी देख रहे हो, तो किसी का कोर्स आपने लिया, तो कोर्स का एक वेबसाइट होता है, और वो वेबसाइट को कहते हैं एलएमएस वेबसाइट। कि मतलब आपको वहां पे लॉगिन करना है, लॉगिन करके उसी के अंदर कोर्स देखना, उसी वेबसाइट के अंदर। तो ऐसी टाइप की वेबसाइट को बोलते हैं एलएमएस वेबसाइट। और एक जो होती है पांचवी, जिसे कहते हैं लास्ट एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट, अब ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कस्टमर, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हो, राइट। इसके अंदर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को अपलोड करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पार्टनर को इंटीग्रेट करते हो। इसके बाद डिलीवरी पार्टनर को इंटीग्रेट करते हो, जो आपका शिपिंग करेगा। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तो कस्टमर के घर तक पहुंच गया। लेकिन ये पूरा प्रोसेस किसके बेस पे हुआ, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर भी बहुत कुछ होता है, राइट। मतलब क्या होता है पता है क्या, सबसे बड़ी बात उसकी इन्वेंट्री। क्योंकि मैंने आपको गूगल एड्स के अंदर बताया है कि अगर आपके पास, एग्जांपल, आप कोई शोरूम में जा रहे हो, डिस्प्ले पे आपने देखा बहुत अच्छा फॉर्मल है, उस फॉर्मल को देख के आप शॉप के अंदर गए, आप शॉप वाला बोला भाई ये प्रोडक्ट तो खत्म हो गया, तो फिर आप भड़क जाओगे, खत्म हुआ तो लगाया क्यों, निकाल के फेंक, मतलब निकाल के रखते भाई अंदर, अगर खत्म हो गया है तो उसी तरीके से अगर आपके ई कॉमर्स के अंदर भी आपकी इन्वेंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि एक प्रोडक्ट के अंदर, एक साइज के अंदर कितने कलर है, पूरी इन्वेंट्री होती है। फिर इसके बाद में इसका एक पीओसी होता है, प्रोडक्ट यूनिक कोड। फिर एसक्यू होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, राइट। इसके बाद में कलर्स का होता है, कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितने कलर है। आईफोन दिखने में एक ही है, मान के चलो ब्लैक आईफोन दिखने में तो एक ही है ना, लेकिन सबका एसक्यू अलग होगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट सबका अलग होता है, उसको मैनेज करना, ये इन्वेंट्री का पार्ट है। तो इसके अंदर इन्वेंट्री भी हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लस एज वेल एज इसका डायमेंशन। डायमेंशन किसे बोलते हैं, ये डिलीवरी का एक पार्ट है, मतलब आपके प्रोडक्ट का हाइट वेट कितना है, ये सारी चीजें। तो इसके अंदर इन्वेंट्री बहुत दिमाग खाती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक बंदा रहता है जो सिर्फ प्रोडक्ट की इन्वेंट्री करता है, तब जाके आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है, बराबर। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट अभी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, अगर हम इसे बनाने जाएंगे तो हमें बहुत समय लगने वाला है। लेकिन इसके अंदर, ये वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे लैंडिंग पेज डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं आप, राइट। अगर आपने ये चीज सीख लिया है, तो अगर इन तीनों चीज का आपका हाथ बढ़ जाएगा, तो फिर आप एलएमएस और ई कॉमर्स वेबसाइट आप बहुत आसानी से बना सकते हो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जांपल मान के चलो, ये जो वेबसाइट है,
अभी जो वेबसाइट दिख रही है आपको, ये वेबसाइट किस पे बनी है? डायनामिक राइट, वर्डप्रेस से बनी है। लेकिन कैसा लग रही है वेबसाइट, मतलब मुझे आपसे जानना है कि ये वेबसाइट का यूजर इंटरफेस कैसा लग रहा है, डायनेमिक लग रहा है या स्टैटिक लग रहा डायनामिक है? आ रहा है ना समझ में? ये पूरा पेज दूंगा मैं आपको बनाने को, देखने में कैसा लग रहा है? टफ लग रहा है? नहीं नहीं, देखने में मतलब कैसा कंटेंट, देखने में कंटेंट बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर क्या पता है क्या, ये सारी चीज को जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो हो सकता है स्टार्टिंग का एक दिन है ना आपका, ये खाली ये एक दिख रहा है, ये एक चीज दिख रही है, ये वाली, ये और ये फॉर्म वाला पार्ट दिख रहा है, शायद हो सकता है स्टार्टिंग के एक दिन खाली इतना बनाने में जाएगा। मेन चीज क्या है ना, मेन चीज हमें मतलब इसका जो बेसिक और फंडामेंटल है ना, उसमें अगर आपने ध्यान दे दिया शुरुआत में, तो आगे आपको बहुत आसानी देगी। तो फिर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये फाइनली इसको क्या बोलते हैं पता है? ना डायनेमिक ना स्टैटिक, दोनों को मर्ज करके। देखो डायनेमिक स्टैटिक हमारे हाथ में, आपको कैसा लुक देना है, उसका नाम है कि डायनेमिक स्टैटिक। लेकिन आप जब बनाने लगोगे ना, तो ये आपका ये है स्टैटिक है, ये डायनेमिक है, आपका माइंड है जो भी है। अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, तो मतलब आप टकले को कंघी बेच सकते हो, अंधे को चश्मा बेच सकते हो, और गूंगे को फोन बेच सकते हो। समझ रहे हो ना? इसका पूरा माइंड क्या है कि आपको पहले जज करना है कि आप कैसे सोचते हो, आपके अंदर किस तरीके की क्रिएटिविटी। तो हमारा क्रिएटिविटी डिसाइड करता है कि डायनेमिक रहेगा, स्टैटिक रहेगा। अभी कितने लोगों ने देखा तनिष्क की वेबसाइट, कितने लोगों ने ओपन करके देखा, कैसी दिख रही है उसका यूजर इंटरफेस? अभी जब मैंने बताया तब गौर किया आपने। एक और वेबसाइट है, वो जरा आप देखना, जैसे कि अजमल परफ्यूम, उसकी वेबसाइट जो उसकी वेबसाइट का इंटरफेस देखो, अजमल परफ्यूम का। और फिर इसके बाद में आप ट्राई करके देखो क्रोमा, क्रोमा की वेबसाइट, क्रोमा की वेबसाइट भी ना अमेजोन ना फ्लिपकार्ट, उसने जो वेबसाइट बनाया है ना, उसकी ऐसी वेबसाइट नहीं है। ये क्या शार्प टैंक वाला हम्म? हाँ, ये कोडिंग बेस है सारी वेबसाइट। हाँ लेकिन जो कवर किया है, वो तो कोडिंग वाले नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, सबसे पहली बात, अभी सब लोगों ने अच्छा याद दिलाया, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट कहाँ से बनी है? सर एक तो उसमें लिखा था पावर्ड बाय। हाँ, तो देखो एक वेबसाइट है जिसका नाम है, खाली गूगल पे ही सर्च करोगे बिल्ड में, बिल्ड में सर्च करने के बाद आपकी ये वेबसाइट है ना, गूगल पे जब आप सर्च करोगे ना, तो पहली वेबसाइट आ जाएगी buildfit.com। इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देगा, यहाँ पे बोलेगा इंटर यूआरएल। जब इस पे यूआरएल पे क्लिक करोगे, तो यूआरएल पे क्लिक करने के बाद वाला टैब ओपन हो जाएगा। उसमें जाके खाली आपको क्या चेक करना पता है? सी कंटेंट मैनेजमेंट चेक करना है। हाँ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इसका यूआरएल सही नहीं डाला।
रजिस्टर वाला है वहां पे दिखा था ये। एक मिनट मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, नहीं तो फिर इसमें क्या था ना, सबको नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे मैंने तनिष्क की वेबसाइट इंटर कर दिया। अब मैं लुकअप पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या यूज हुआ है सब बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन, स्टूडियो, फुल स्टोरी, मतलब बहुत सारे क्लाउडफ्लेयर इंसाइट, गूगल एनालिटिक, बिंग, गूगल कन्वर्जन लिंकर, क्लाउडफ्लेयर वेब, विजिट, एप्पल विशलिस्ट और व्हाट्सएप भी इसके अंदर, कोरा के क्वेश्चन भी इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको ई कॉमर्स, मतलब ये वेबसाइट टाइप ई कॉमर्स है। फ्रेमवर्क पीएचपी, पीएचपी आ गया ना, मतलब समझ में आ गया कि कोडेड वेबसाइट है। अब दूसरा तरीका क्या है और जानने का, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करे, देखो वो भी पेपाल, वीजा, मेस्ट्रो, मतलब ये सब एक्सेप्टेड। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ग्रोटेक का एग्जाम्पल। देखो ग्रोटेक की वेबसाइट में देखो साइट लिंक, सर्च बॉक्स, फॉन्ट ऑसम, गूगल फॉन्ट एपीआई, योस्ट प्लगइन, वर्डप्रेस प्लगइन, एलिमेंटोर, रॉयल एलिमेंटोर, एलिमेंटोर किट्स, मतलब जो भी यूज हो रहा है इसके अंदर सब बता रहा है, क्योंकि यहीं पे इसने बता दिया। कहाँ पे ये दिख रहा है आपको, बता दिया इसने वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बता दिया, मतलब समझ लो इसके अंदर वर्डप्रेस से बनी है ये वेबसाइट। मतलब कोई भी वेबसाइट अगर आपको सर्च करना है कि वर्डप्रेस से बनी है या नहीं बनी है, ये मेथड है उसका जानने का। ठीक है, तो अभी बैक टू पॉइंट, फटाफट थोड़ा कवर करते हैं, आधा घंटा बचा है हमारे पास। ओके, सबसे पहले वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वेबसाइट बनाने की, वो होती है डोमेन। डोमेन क्या होता है, किसी किस किस को पता है? ओके, डोमेन पता है, ऋषिकेश, राम जी, ऋषिकेश पता है, आरिफ जी, प्रसाद जी, अविनाश। देखो डोमेन क्या होता है, ये डोमेन जो है ना, ये वेब लैंग्वेज है। क्या है? वेब लैंग्वेज है। डोमेन जो वेब लैंग्वेज है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक शॉप पे जा रहे हो, मान के चलो ये बर्गर किंग की वेबसाइट, ये बर्गर किंग है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ही नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसको मतलब एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप जिस भी शॉप पे जाते हो, वो शॉप को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? उसके नाम से ना। बर्गर किंग अगर खुला है तो बर्गर किंग आपको दिख रहा है कि हाँ ये बर्गर किंग है, लेकिन अगर उसका क्या होगा, अगर उसका नाम ही नहीं होगा, मार्केट में कोई जानेगा उसको कि उसकी दुकान है? तो उसी तरीके से वो एक आपकी ऑफलाइन दुकान है, तो ऑफलाइन दुकान को आप किस तरीके से पहचानते हो? उसके बोर्ड के नाम से। उसी तरीके से आपकी ऑनलाइन दुकान भी होती है, जिसे वेबसाइट कहते हैं। तो ऑनलाइन वेबसाइट का भी आपका एक नाम होता है, उस नाम को कहते हैं डोमेन।
एकदम सिंपल है। तो क्या है, जिस तरीके इसका ये नाम है, तो अब डोमेन का नाम गूगल इंटरनेट पे कैसा रहता है, इंटरनेट पे ऐसा रहता है ना, www, ये जो होता है ना, ये इसे डोमेन कहते हैं। और ये जो होता है .com, ये सब अलग है, ये सब चीज अलग है, मैं भी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन मेन नाम जो होता है आपका ये होता है डोमेन, जैसे कि बर्गर किंग, ये मेन डोमेन। कि गूगल पे अगर किसी ने ये सर्च किया ना, तो आपका वेबसाइट आ जाएगा। .com नहीं लगाएगा, www नहीं लगाएगा तो भी चलेगा। बिल्ड विथ, अगर आपने सर्च किया www लगाया क्या, नहीं ना, खाली बिल्ड विथ लगाया आ गया ना, तो खाली यही मैटर करता है। ये आपने डाल दिया, ये असली नाम है। अमेजोन लिख के डाल दो, www नहीं लगाता है कोई, .com नहीं लगाता है कोई, अमेजोन लिखता आ जाता है, क्योंकि वो आपका मेन नाम है जो डोमेन है। तो ये चीज समझ में है आपको। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है आपका एक ऑनलाइन वेबसाइट का नाम, जिसे लोग सर्च करेंगे तो आप दिखोगे। ओके, तो बाकी ये क्या है .com, इसे क्या कहते हैं पता है क्या, इसे कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। एक काम, सबसे पहले देखो, ये जो है ये आपका मेन डोमेन है। ये क्या है, ये मेन डोमेन है। ये जो है इसे क्या कहते हैं, किस किस को पता है www का फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी अगर आपका डोमेन सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट दिखेगा। इसका मतलब ये है वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड ये आपका शो होगा। ओके, उसके बाद में ये जो ऑप्शन है इसे कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, डोमेन एक्सटेंशन। आप डोमेन एक्सटेंशन क्या, एक ही होता है .com। अच्छा .com है, कॉम का फुल फॉर्म मालूम है किसी को, कंपनी, कंपनी, कमर्शियल, कमर्शियल। ओके, इनका इंडिया इंडिया edu का, org का, और ओके, .net का, नेटवर्क, मतलब पता है ना। इसका मतलब क्या पता है क्या, नेटवर्क रिलेटेड इसकी कंपनी है, उसको डोमेन लेना पड़ेगा .net। कमर्शियल रिलेटेड जिसका बिजनेस है उसको लेना पड़ेगा .com। कंट्री बेस जो चाहता है बिजनेस करना तो उसे लेना पड़ेगा .in। मतलब .in वाला जो मैटर करता है वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे कि अमेजोन। अमेजोन पे अगर आप सर्च जाके करोगे तो इंडिया में amazon.us अगर आप सर्च करोगे तो क्या होगा पता है क्या, यूएस के प्रोडक्ट यूएस के प्राइस के हिसाब से वहां दिखाएगा आपको, और उसकी डिलीवरी फिर यूएस से होगी, इंडिया से नहीं होगी। लेकिन अभी इंडिया में रह रहे हो तो अमेजोन जब आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक गूगल आपको इंडिया का ही अमेजोन दिखाने वाला है। अगर आप साउथ अफ्रीका में हो तो amazon.su अगर आप सऊदी में हो तो वहां पे SUA। तो इसका मतलब क्या है, उसके डोमेन सब अलग अलग होते जा रहे हैं कंट्री के हिसाब से, क्यों, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। तो याद रखो यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि .com होता है, .in होता है, .net होता है, .org होता है, .edu होता है, .store होता है, डॉट, और क्या बच रहा है, .in। .in का मतलब क्या है, होता है ना कभी कभी वेबसाइट में, कंपनी, कंपनी, कमर्शियल, हाँ GOV तो हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल gov.edu, और यहाँ पे दिखा है .in मतलब कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, समझे। तो ये सब क्या एक्सटेंशन है, हर बिजनेस मॉडल को हर बिजनेस की कैटेगरी के हिसाब से डोमेन देना पड़ता है, लेकिन आजकल लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि ये दोनों को कॉमन कर दिया है। सर .com ही लेते हैं लोग।
हाँ 90% तो उस सब ने कॉमन बना दिया एक्चुअली, और जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखो ना एजुकेशन की वेबसाइट में आपको एजुकेशन मिलेगा, EDU। आप अगर बहुत सारे वेबसाइट में देखोगे ना, GOV मिलेगा, गवर्नमेंट के, .com नहीं मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने .com को कॉमन बना दिया, जल्दी रीच करता उसमें कुछ मसला नहीं है, ना रीच का मतलब है, कुछ नहीं, सब सेम है। बस ये क्या कर रहा है, डोमेन एक्सटेंशन आपकी वेबसाइट को कैटेगराइज कर देता है, बस इतना काम कर। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको पता चला अभी ये। ओके। अभी एक और चीज है, कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कभी कभी www नहीं होता है, HTTPS होता है, और फिर डायरेक्ट हो जाता है, फिर $, फिर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है डिजिटल। तब ये क्या है? किसको पता है? थोड़ी 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 है। सिक्योरिटी जुड़ा हुआ क्या SSL के रिगार्डिंग हाइपरटेक्स्ट हाँ ओके। सिक्योरिटी जुड़ा है ना फुल फॉर्म किसको पता है? हाइपरटेक्स्ट इतनी बड़ा अभी गूगल मारो, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाँ आप जरा सर्च मारो, ताकि आपको मैं बता दूंगा तो बहुत टाइम के बाद याद रहेगा, लेकिन आप खुद सर्च करके जब बोलोगे ना, तो अभी आपको समझ में आएगा। आप जब खुद से सर्च करोगे तो आपको याद रहेगा, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मैटर करता तो ये इंडिकेट करता है ये वेबसाइट SSL और केएलएस है। है। हाँ तो इसका डिफरेंस बिटवीन हम लोग डिस्कस करने वाले थे थोड़ी देर में। वेबसाइट है हाँ तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ HTTP आता है, और एक वेबसाइट होती है जिसमें HTTPS आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। लेकिन आयो कि आपको समझ में आ गया होगा इसका फुल फॉर्म क्या है? यार हाँ करेक्ट। ओके। अब एक बात मुझे और बताना, बहुत सारी वेबसाइट में आपको ये लॉग देखने मिलता है, क्यों? अभी लॉग क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया था ना, एग्जाम्पल मान के चलो, ये वेबसाइट ओपन किया हमने, तो इस वेबसाइट में देखो दिख रहा है यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर। ये लॉक, ये लॉक भी वैसी है ना जैसे आप ऑफलाइन शॉप को जाने के टाइम पे लॉक कर देते हो, ताकि चोर कोई चोरी नहीं कर पाए। तो इसकी वेबसाइट में भी तो एक लॉक है, ताकि कोई हैकर घुस नहीं पाए। ये लॉक को क्या बोलते हैं? ये लॉक जो आपका है ना, इस लॉक को बोलते हैं SSL। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं SSL। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर सॉकेट लेयर। ये क्या है पता है क्या? आपकी वेबसाइट पे एक ऐसी लेयर बनी है, एक ऐसी फायर वॉल बनी है, जिसको हैकर तोड़ नहीं सकता, जिसको तोड़ के अंदर घुस नहीं सकता। अगर वो वॉल टूट गई तो क्या हो जाएगा? आपकी वेबसाइट हैक हो गई। आपकी ऑनलाइन वेबसाइट क्या है? आपकी ऑनलाइन वेबसाइट भी सेम वही है जैसे आपकी ऑफलाइन है। उसके अंदर भी आपका पेमेंट गेटवे है, पूरे पैसे है उसके अंदर। उसे समय नहीं लगेगा अंदर जाके बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए, फंड को ट्रांसफर करने के लिए। जो देखते हो ना बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, हैकर हैक कर लिया, इतने रुपए निकाल लिया, कैसे होता है? वो लोग फायर वॉल जो होता है ना उनके ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोटेक्टर, एक दीवार भी जैसा एक वॉल होता है, तो वो क्या करते हैं? वो ब्रेक कर देते हैं। और वो ब्रेक, अगर आपका HTTPS है, HTTPS ये, हाँ इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना S, यही है वो। तो अगर आपका SSL उसके अंदर एक्टिवेट है, SSL एक सर्टिफिकेट होती है, और उसके अंदर बैकएंड में इसका एक वॉल होता है जो आपके वेबसाइट पे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इतना समझ में आ रहा है ना? ये देखो ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अभी ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेन का चल रहा है, अभी आगे चीज बाकी है।
तो यहाँ तक समझ में आया ना? आगे बढ़े। ओके, तो पहला है वेबसाइट बनाने की पहली रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? डोमेन। ओके, अब दूसरी रिक्वायरमेंट जो है उसे कहते हैं होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होता है? किसको होस्टिंग पता है? विक्रांत जी पता है? आकाश जी? डोमेन होस्टिंग। हाँ, किसको पता है? पता है? चलो अभी मैं आप थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। देखो, जिस तरीके से आप एक शॉप लेते हो तो इसका जो बोर्ड का नाम रहता है ये डोमेन होता है। लेकिन ये शॉप जिस जगह पे रहती है ये आपको ऐसी आसानी से मिल जाती है क्या? भाड़े पे लेना पड़ता है ना। जाके भाड़े पे आप देखते हो, लेते हो, फिर उसके बाद में सब काम स्टार्ट करते हो। तो ये भी तो एक इंटरनेट है ना। इंटरनेट पे भी तो बहुत सारे कंपनी है ना, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब सब लोगों ने इंटरनेट पे स्पेस लिए। तो आपको भी पहले इंटरनेट पे कुछ स्पेस को बाय करना पड़ेगा, मतलब कुछ जगह को आपको खरीदनी पड़ेगी। और जगह क्यों खरीदनी पड़ती है पता है? आपकी वेबसाइट पे आप इमेजेस अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, उसका जीबी कहाँ होता है? वो जीबी स्टोरेज कहाँ रहेगा? तो वेबसाइट पे क्या होता है, इंटरनेट पे आपको ये स्पेस क्यों खरीदना पड़ता है? वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। होस्ट मतलब उसको रखने के लिए। और उसको आप तभी रख पाओगे जब वहां पे आप इंटरनेट पे कोई जीबी स्टोरेज लोगे। अभी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हो, उसका स्टोरेज कहाँ जाता है? यूट्यूब के होस्टिंग स्पेस में जा रहा है ना। लेकिन आपकी वेबसाइट तो आपकी खुद की है ना। तो आप जो इमेज अपलोड करोगे तो उसका कुछ एमबी होता है ना। वीडियो अपलोड करोगे तो उसका कुछ एमबी होता है ना। टेक्स्ट लिखोगे, थीम लोगे, बैकएंड में डेटा बनता है, वो सब कहाँ स्टोर होगा? तो इसके लिए क्या लगता है, वेबसाइट के लिए आपको इंटरनेट पे कुछ स्पेस तो खरीदना पड़ेगा ना पहले। तो इंटरनेट पे जब आप स्पेस खरीदते हो तभी जाके आप अपनी वेबसाइट को वहां पे होस्ट करते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पे सबसे पहले एक स्पेस को बाय करना होता है जिसे कहते हैं होस्टिंग स्पेस। क्या कहते हैं? होस्टिंग स्पेस। होस्टिंग स्पेस जब आप ले लेते हो तब यहाँ पे आपको कुछ जीबी मिलती है। एग्जाम्पल, आप जब जगह खरीदते हो शॉप के लिए तो कितने बाय कितने का चाहिए आप डिसाइड करते हो ना। छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, छोटी लोगे तो छोटा सामान आएगा, बड़ी जगह लोगे तो बड़ा सामान आएगा। बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे भी कुछ टैब्स होते हैं कि छोटा स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए या और बड़ा चाहिए। तो वो हिसाब से आपको स्पेस खरीदना होता है। तो आइए क्या अभी आपको समझ में आया कि होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग मतलब इंटरनेट पे आपको कुछ जगह पे भाड़े पे आपको कुछ स्पेस लेनी होती है। तो फिजिकल तो आपको महीने महीने रेंट देना होता है। यहाँ पे ईयरली ईयरली आपको इसको रेंट पे करना होता है। मतलब रिन्यूअल का चार्ज उसको आपको ईयरली पे करना होता डोमेन का चार्ज अलग, होस्टिंग का अलग, है। राइट। सिक्योरिटी का अलग। सेम ऑफलाइन। एक साल अगर आपने बीएमसी गुमास्ता बनाया, एक साल के बाद फिर रिन्यूअल करना पड़ता है। और शॉप का भाड़ा, रेंट हर महीने देना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डोमेन का पैसा साल में एक बार, और रिन्यूअल का पैसा होस्टिंग स्पेस का साल में एक बार। हर बार तो मांग रहा नहीं। नहीं, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू इसके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, अगर फिजिकल शॉप देखा जाए। तो होस्टिंग स्पेस समझ में आया क्या है? होस्टिंग स्पेस मतलब इंटरनेट पे हमें कुछ स्पेस को बाय करना है जहाँ पे हमारे वेबसाइट के अंदर जो डेटा जमा होता है, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, वेबसाइट की थीम, ये सब स्टोरेज इसका कहाँ जाएगा, इसका जीबी कहाँ जाएगा? इसका जीबी यहाँ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपने एग्जांपल मान के चलो, आपने ये यहाँ पे लिया होस्टिंग स्पेस, आपने 25 GB का लिया, तो मतलब 25 GB तक ही अभी इस वेबसाइट के अंदर आप डेटा अपलोड कर सकते हो। उससे ज्यादा जाएगा, अपलोड ओवर हो जाएगा तो वेबसाइट हैंग हो जाएगी, बफरिंग करेगा, लोडिंग टाइम, बाउंस टाइम ज्यादा हो जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा वेबसाइट। कभी कभी होता है ना, वेबसाइट बहुत बफर करता है, आपका डेटा भी चल रहा है, वाईफाई भी अच्छा है, लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो एरर है। बराबर। तो यहां तक समझा? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डोमेन। दूसरी रिक्वायरमेंट है होस्टिंग। याद रहेगा, होस्टिंग कभी भी आया तो फटाक से दिमाग में लाना कि जैसे ऑफलाइन दुकान का हम लोग जगह रेंट पे लेते हैं ना, तो इंटरनेट पे भी हमें स्पेस रेंट पे लेना होता है। बराबर। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है जिसे कहते हैं सीएमएस। सीएमएस अभी बहुत मेन रोल प्ले करता है, ये भी आपको बता दो क्या है। सीएमएस हम लोग जो यूज करने वाले हैं, सीएमएस को बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट
सिस्टम। अब वापस से ये दुकान समझो, डोमेन ले लिया, बराबर, जगह ले ली रेंट में, तो डोमेन ले लिया, जगह ले ली, दुकान ऐसी थोड़ी चालू करेंगे, अब उसका इंटीरियर करेंगे, अच्छे से दुकान को डेकोरेट करेंगे, सेट करेंगे, सेट करने के बाद हर चीज को अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। जब आप किसी शोरूम में जाते हो तो देखते हो ना, प्रोडक्ट को कितने अच्छे से डिजाइन करते हैं, कितने अच्छे से शोकेस करते हैं। तो आप जो आपने भी जो वेबसाइट देखा है तनिष्क का या क्रोमा का या जिसका भी, तो वो लोग अपनी वेबसाइट में चीजों को कितने अच्छे से सेट करके दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, आपके दुकान को जिस तरीके से आपको इंटीरियर करना पड़ता है, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट को भी आपको एक बहुत अच्छा इंटीरियर लुक देना पड़ता है। और इंटीरियर लुक देने के लिए हम लोग जो सीएमएस को यूज करेंगे वो है वर्डप्रेस। क्या है? वर्डप्रेस। अब सीएमएस सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं है, और भी बहुत सारे सीएमएस होते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक सीएमएस होता है जिसका नाम आपने काफी लोगों ने सुना होगा, शॉपिफाई। कितने लोगों ने सुना है? सब लोगों ने सुना है। लेकिन शॉपिफाई पे अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो स्टार्टिंग के 3 महीना आपसे 20 रुपया चार्ज करेगा। एक महीने का 20, फिर दूसरे महीने का 20, तीसरे महीने का 20, बट चौथे महीने से आपसे कुछ 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपया चार्ज करेगा। किसने ट्राई किया? शॉपिफाई ट्राई किया। तो मतलब 3 महीने के बाद तो पैसा ले रहा है। आप क्या हो रहा है पता है? ये जो सीएमएस है शॉपिफाई, ये आपसे ऑनलाइन दुकान का मंथली रेंट ले रहा है। अगर आप देखा जाए, अगर आप सोचो तो यहाँ पे ऐसा फिजिकल ले रहे हो 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हम जैसे लोगों से जो शॉपिफाई पे बना रहे वेबसाइट, उनसे हर महीने का ये रेंट कलेक्ट करता है। तो अगर आप हर महीने का रेंट देखो, एक अगर आप एक महीने का दे रहे हो एग्जाम्पल 2500 रुपया, तो 12 महीने का कितना हो गया? 30,000 हो गया ना? 30,000 हो गया ना? तो मतलब एक बंदा शॉपिफाई को हर साल 30,000 रुपया दे रहा है। काय का दे रहा है? ऑनलाइन शॉप का रेंट। लेकिन ये क्या है? ये पेड है। क्या है? पेड है। इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है विक। ये भी एक सीएमएस है। ये भी क्या करता है? ये भी आपको 1-2 महीना फ्री देगा, उसके बाद से ये भी आपको चार्ज करेगा। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है वो कॉमर्स। ये काफी हद तक फ्री है, लेकिन जब आपको इसकी फ्री की आदत लग जाएगी ना, फ्री की आदत के बाद क्या होगा पता है? जब आपका ये कभी कभी होता है ना, जो चीज हमें जम जाती है, फिर जब उसका बाद में प्रो आ जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है यार काहे के लिए सीखा मैंने। एग्जाम्पल, अभी आप सबको चैट जीपीटी बहुत अच्छा लग रहा है। 100% 2 साल 3 साल के बाद जो चीज आप कर रहे हो उस चीज का आपको पे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसा जियो ने किया, स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल सबको जियो फ्री दिया, कॉलिंग फ्री दिया। क्यों दिया? इसके लिए दिया ताकि जो दूसरे ऑपरेटर है उसके कस्टमर मेरे सिम को यूज करे। तो यूज करना बड़ी बात नहीं था, यूज करवाना उसके लिए नहीं था, उसको आदत दिलवाना था। किस चीज की आदत दिलवाना था? कि अनलिमिटेड इंटरनेट, 1 महीना पैसा नहीं, 2 महीना पैसा नहीं, साल भर फ्री में इस्तेमाल करो। तो कौन बंदा जाके वोडाफोन पे रिचार्ज करेगा या एयरटेल पे रिचार्ज करेगा? तो उसने सबसे पहले क्या किया? यूजर को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इस्तेमाल करने दिया। उसके बाद क्या किया? पेड कर दिया। अब पेड करने के बाद अब काफी लोगों ने, जिन लोगों ने पोर्ट कर लिया अपना नंबर जियो में, नंबर चेंज नहीं किया, पोर्ट कर लिया। क्यों पोर्ट कर लिया? कि भाई फ्री है। अब पता चल रहा है कि 2016 के एंडिंग एंडिंग तक के बाद पेड होगी, मतलब आदत दिलवा दिया फिर पेड कर दिया। तो वो कॉमर्स भी वही है, आपको स्टार्टिंग में फ्री देगा, लेकिन कुछ ऐसे एडवांस जिसको आपको जानने के लिए ना वो एक्साइटमेंट रहेगी, अब वो पेड है। उसके बगैर आपका काम ही नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी पेड करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस इन सबका कह सकते हैं एक तरीके का डैडी है, इन सबका डैडी है वर्डप्रेस, और जो फ्री है। वो रेडी वो रेडी आता है, क्या आता है? हाँ, वो अभी हम लोग वो डैडी अलग है। लग डैडी है। वो डैडी अलग है, ये डैडी अलग। ये मतलब सीएमएस का डैडी। मैं भी पॉइंट करेक्ट। तो समझ में आया हम लोग कौन सा सीएमएस यूज करेंगे? हम लोग वर्डप्रेस सीएमएस यूज करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े।
आगे बढ़े। अब देखना ये है कि डोमेन कहाँ से खरीदना है, होस्टिंग कहाँ से खरीदना है। सीएमएस तो चलो फ्री है, लेकिन ये बाकी चीज कहाँ से खरीदना है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले डोमेन आपको खरीदने के लिए ना, मैं कुछ कंपनी आपको रिकमेंड करूंगा। तो डोमेन के लिए सबसे पहले जो कंपनी है, एक होती है जैसे गोडैडी। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? अभी सुन लिया है काफी लोगों ने। तो गोडैडी क्या है? एक गोडैडी से आपको क्या मिल जाएगा? डोमेन मिल जाएगा। और कौन सी है ऋषिकेश? आपका नाम लीजिए। इसका नाम किसने सुना है? हाँ, होस्टिंगर। उसके बाद में इसका नाम किसी ने सुना है? इसका नाम किसी ने सुना है? नेमशिप। और कोई है? ओडू। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है ना, जो मार्केट को जो कैप्चर करके रखी है, ऐसी दो कंपनी है। alright. Hosting. एक गोडैडी है और ये होस्टिंगर है। ये अब मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या लगता है कौन सी सबसे अच्छी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है? गोडैडी, Alright. होस्टिंगर। कितने लोग गोडैडी, कितने लोग होस्टिंगर? गोडैडी। अरे गोडैडी, होस्टिंगर। और किसी को आइडिया इसके बारे में? सबका अलग अलग है। लाइक जितना पे करोगे उतना मेल मिलता है। सबका डिजाइन अलग है। जो यूजर है वैसे। मैं बताता हूँ आपको, होस्टिंगर से अच्छी कंपनी कोई नहीं। अभी आपको मैं अभी नहीं, आपका ये चीज कल बताऊंगा। जो एग्जाम्पल बताता हूँ, जो डोमेन आप गोडैडी पे लेने जाओगे, जो डोमेन आप होस्टिंगर पे लेने जाओगे, मतलब यहाँ पे डोमेन का पैसा तो आपको सब जगह सेम ही मिलने वाला है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब बारी आती है ना मेन चीज लेने की, क्या? होस्टिंग स्पेस, तब वहां पे आपकी हालत डाउन हो जाए। गोडैडी आपको होस्टिंग स्पेस एक वेबसाइट की देगा कितने में पता है? कम से कम 2500 से 3000 रुपये, एक वेबसाइट की होस्टिंग। और होस्टिंगर भी एक वेबसाइट की होस्टिंग उतने में दे देगा। लेकिन आप गोडैडी से मान के चलो, आपने 10 वेबसाइट की होस्टिंग स्पेस लिया गोडैडी से। कितने होस्टिंग स्पेस? 10। मतलब आप 10 दुकान को रेंट पे लेने जा रहे हो। तो 10 दुकान को रेंट पे लेने के लिए गोडैडी को आपको कम से कम 10,000 रुपये के ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन होस्टिंगर में 100 वेबसाइट को होस्टिंग लेने के लिए 4,500 से 5,000 रुपया देना। तो कौन सी अच्छी है? होस्टिंगर। प्लस हर वेबसाइट का एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी फ्री मिलेगा होस्टिंगर में। लेकिन गोडैडी के अंदर एक एक का ईमेल आईडी लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो कौन सी अच्छी है? होस्टिंगर के अंदर अगर आप 100 वेबसाइट का स्पेस लेते हो तो 100 वेबसाइट का आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा। लेकिन गोडैडी में लोगे तो एक एक वेबसाइट का एसएसएल सर्टिफिकेट अलग से 1700, 700, 500 ऐसा पे करना पड़ेगा। तो कौन सा अच्छा है? क्योंकि अभी आपको पता नहीं ना, अभी आपसे पहले आप तो कभी ट्राई नहीं किया ना, जानने की कोशिश की है। तो कल मैं आपको ये चीज ओपन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। हालांकि डोमेन बेचने की मार्केटिंग टेक्निक दोनों की सेम है, दोनों का प्राइस वैसी ही है, लेकिन अंदर की जो चीज है ना, होस्टिंग स्पेस, लोग इसमें मार कर देते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं पता है? उनको गोडैडी पता है। क्यों पता है? क्योंकि गोडैडी एक जमाने से आयटन करते हैं यार। सबको ये लगता है कि गोडैडी इंडिया की कंपनी। तो इंडिया इंडिया की कंपनी, सब बाहर की कंपनी। अच्छा, अभी मेरे को ये बताना है आपको, बहुत नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा कभी कभी। लोडिंग टाइम दोनों में से किसका सही? लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम अगर तुम गोडैडी का भी ले लो या होस्टिंग का भी, अच्छा मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ना। वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके वेबसाइट को हेल्प करते हैं लोडिंग को मेंटेन रखने की। तो सॉफ्टवेयर वेबसाइट लैंग्वेज में उसे कहते हैं प्लगइन्स। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बहुत आगे की बात। दोनों के होस्टिंग स्पेस बहुत अच्छे हैं, गोडैडी के पे और होस्टिंगर के पे। इनकी दोनों की वेबसाइट बहुत स्मूथली ओपन होती है। लेकिन पता कैसे करेंगे कि कौन सा ये होस्टिंग है या डोमेन? कोई पता नहीं करता, पता सिर्फ यही करते लोग कि किस सीएमएस पे बना है। कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि ये डोमेन गोडैडी है या होस्टिंग स्पेस है, कोई नहीं। बस वो लोग ये चेक करते हैं कि कौन से सीएमएस पे बनी है। वर्ल्ड की 60% से ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है।
तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये गोडैडी है, ब्लू होस्ट है, नेमचीप है, ओडू है, इनको परमिशन किसने दिया डोमेन बेचने की? इन सबको परमिशन दिया है किसने? आईकैन ने। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आईकैन एक एनजीओ है, आईकैन फ्रंट का बिजनेस नहीं कर रही, बैकएंड पे बिजनेस कर रही। कैसे? अगर किसी ने भी गोडैडी से डोमेन लिया या गोडैडी से होस्टिंग लिया, तो उसका जब बिल बनता है तो उस बिल के अंदर एक आईकॉन का भी अमाउंट होता है, मतलब हम आईकैन को भी अमाउंट पे करते हैं। तो क्या करता है गोडैडी, वो अमाउंट लेके आईकैन को पे करता है। एग्जाम्पल, आपने एक डोमेन लिया 1000 रुपए का, राइट? तो 1000 रुपए के अंदर ही, इसके अंदर ही इंक्लूड रहता है आईकैन का भी चार्ज। तो गोडैडी को क्या करना पड़ता है? आईकैन का चार्ज पहले आईकॉन को देना पड़ता है, फिर बाद में से अपना पैसा रखना होगा। और चार्ज कुछ ज्यादा नहीं है, अगर 1000 रुपए का तो आईकॉन का बहुत से बहुत रहेगा 20 रुपए या 30 रुपए रहेगा। फिर होस्टिंग स्पेस के अंदर भी फीस को चार्ज देना पड़ता है। मतलब आईकॉन को क्या होता है ना, आईकॉन को अच्छा खासा अमाउंट आ, क्या करके कुछ करना नहीं है। कंपनी कौन काम कर रही है? गोडैडी आगे फ्रंट पे ये काम कर रही है ना। एडवर्टाइजमेंट गोडैडी का आपको कौन दिख रहा है? आपको एडवर्टाइजमेंट आता है गोडैडी का? तो एडवर्टाइजमेंट में पैसा कौन लगा रही है? गोडैडी कंपनी लगा रही है ना। आईकॉन थोड़ी ना प्रमोट कर रही है। आईकॉन तो एकदम शांत बैठी है, वो देखिए सिंगम। कमिश्नर कहाँ है? कमिश्नर तो घर पे सो रहा है। वो बोलता है कमिश्नर जी, लोग क्या कर रहे हैं लास्ट वाला सीन। तो ऐसा कमिश्नर का है, कमिश्नर तो सो रहा है, तो आईकॉन भी सो रहा है। इन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोग जब काम कर रहे तो वैसा पैसा भी रख। आईकॉन को उतना अमाउंट नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, लेकिन आईकॉन आईकॉन इतने इतने अमाउंट में खुश है। लेकिन बहुत अरबों रुपए का बिजनेस करता है, 430 428 एम्प्लॉय लेके बहुत खुश है। इसके ऊपर कभी इसके एम्प्लॉय बढ़ते नहीं। तो अभी गोडैडी को अगर डोमेन बेचना है या होस्टिंग स्पेस बेचना है, तो गोडैडी ना एक स्पेसिफिक डिपॉजिट अमाउंट है ना आईकैन को देना पड़ता है। क्यों? कल को कभी डोमेन गोडैडी कंपनी क्रैश हो गई, बंद हो गई, किसको पता था किंगफिशर विजय माल्या भाग जाएगा? नहीं पता था। लेकिन आने के बाद वो राज सिन्हा ने उसका पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया तो बहुत सारी चीज रिवील। लेकिन वो आने के बाद राज सिन्हा ने भी पॉडकास्ट क्यों करने दिया? किसी न्यूज चैनल पर, मतलब न्यूज चैनल पे भी तो दे सकता था वो, तो वहां क्यों नहीं कर देते? तो बहुत सारे वो रहते हैं ना। तो उसी तरीके से जब हमें नहीं श्योर है कि कौन कंपनी जेन्युइन है या कब बंद हो जाए, तो इसके लिए क्या करती है ना, गोडैडी कंपनी जो है वो सबसे पहले एक अच्छा खासा डिपॉजिट अमाउंट आईकैन को देके रखती है। क्योंकि जब तक वो डिपॉजिट अमाउंट नहीं देगी, आईकैन उन्हें परमिशन नहीं देगी कंपनी को लेगी। जब तक आरबीआई आरबीआई किसी भी बैंक को परमिशन किसके बेस पे देती है? अभी एग्जांपल, जो पंजाब नेशनल बैंक था, उसका केस कैसा था? पंजाब नेशनल का भरोसा जो कस्टमर थे, उन्होंने पंजाब नेशनल में बैंक खोला था, आरबीआई में थोड़ी ना खोला था उन्होंने। उन्हें पंजाब नेशनल में बोला था, पंजाब नेशनल भाग गई तो उसका क्या करें? मतलब जो जो भी सीन हुआ था। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि कोई बैंक चले जाती है, भाग जाती है, या कोई कंपनी चले जाती भाग जाती है, तो इस कंपनी के अंदर जिनका वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट वाला किससे कांटेक्ट करेगा? लास्ट में वो वेबसाइट वाले से कांटेक्ट करेगा आईकैन से, क्योंकि आईकैन तुमने ज्यादा परमिशन। तो अब आईकैन क्या करेगा? उनको रिकवर करने में हेल्प करेगा इनके डिपॉजिट अमाउंट से। उसी तरीके से आरबीआई भी हेल्प करते हैं ना। कोई बैंक फ्रॉड हो गई या आ, किसी कारण वो वाइंड अप हो गई, तो उस टाइम पे उनके जो कस्टमर को रिफंड वगैरह कौन करेगा? जो भी करना रहेगा वो आरबीआई करेगा, क्योंकि आरबीआई ने उस बैंक से एक अच्छा खासा डिपॉजिट अमाउंट लिया है। वो सिक्योर डिपॉजिट अमाउंट होता है, बराबर। बहुत सारे केस है। अभी तो बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आईकैन सबसे क्या लेता है? एक अच्छा खासा सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट दिया है, तभी उन्हें परमिशन दी है, और तब जाके यहाँ से हमें डोमेन होस्टिंग ये सब खरीदना पड़ता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक डोमेन को खरीदेंगे प्रैक्टिकल। और डोमेन आप सबको जो खरीदना है वो गोडैडी से खरीदे, जानबूझ के। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप जब मार्केट में किसी का वेबसाइट लोगे ना बनाने के लिए, तो 98% या 90% वो शॉप ऑनर ने ऑलरेडी एक डोमेन लेके रखा रहेगा, वो भी गोडैडी। बहुत सारे ओनर क्या करते हैं ना, गोडैडी पे ऑलरेडी अपना डोमेन लेके रखे होते हैं, भले उन्हें वेबसाइट नहीं पता। ट्रांसफरेबल रहता है क्या गोडैडी से अगर होस्टिंग पे जाए? हाँ, तो वही तो मेरे को आपको सिखाना है कि गोडैडी का अगर कस्टमर ने लिया है, गोडैडी पे डोमेन लिया है, और आपके पास होस्टिंग स्पेस है, क्योंकि आप वेब डेवलपर बन रहे हैं,
तो मान के चलो आपने 25 वेबसाइट का होस्टिंग स्पेस लेके रखा है, क्या पता कोई कस्टमर ये महीने में 2-3 कस्टमर मिल जाए, तो आपके पास होस्टिंग स्पेस तो है उसको वेबसाइट होस्ट करने के लिए। अगले महीने 3-4 कस्टमर मिल जाए, तो आपके पास स्पेस तो रहेगा कम से कम। पॉइंट समझ रहे हो ना? 25 लेके रखा है, लेकिन आपने यूज एक ही डोमेन को किया है, तो मतलब 24 वेबसाइट की होस्टिंग आपके पास अभी फ्री पड़ी है, तो मतलब 24 वेबसाइट आप और ले सकते हो बनाने के लिए। कब? जब आप 25 वेबसाइट की होस्टिंग स्पेस लोगे तब। तो इसको भी कल हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे GoDaddy के डोमेन को आप होस्टिंगर में कैसे कनेक्ट करते हो। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकता हूँ, GoDaddy पे ही डोमेन लेके होस्टिंग लेके वही कर सकते हो। लेकिन ये जो कंफ्यूजन वाला है ना, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों का डोमेन GoDaddy पे ही है। ठीक है, तो कल से स्टार्ट हुआ प्रैक्टिकल। कल सबको एक डोमेन लेना है, होस्टिंग स्पेस एकेडमी की तरफ से मिली, बराबर। तो सबको कल एक डोमेन लेना रहेगा, सबको अपने अपने नाम से। कैसे लेना है? जैसे कि आपने जैसा पेज बनाया था स्टार्टिंग में, याद है ना, मैंने आपको बताया था, या तो आप आगे लगा दो द डिजिटल अहमद .xyz, लास्ट में आपका एक्सटेंशन रहना चाहिए XYZ, क्योंकि ये डोमेन आपको सस्ता मिलेगा। कल इसको हम लोग प्रैक्टिकल खरीदेंगे, तो कल सबको खरीदना रहेगा, याद रखो। इसका डोमेन का जो प्राइस है 169 रुपीज समथिंग कुछ है, टैक्स पकड़ के ये कुछ 219 या 220 रुपए तक ही आपको पड़ जाएगा। तो कल ये डोमेन खरीदेंगे, खरीदने के बाद कैसे इसको होस्टिंग स्पेस के साथ कनेक्ट करना है होस्टिंग अकाउंट में, कल वो भी सीखेंगे। कल का जो लेक्चर है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज से आपका जो है ना, कल से जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिकल रहेगा, और डेली प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सर मेरा डोमेन है बट वो आई थिंक एक्सपायर हो गया, तो सर रिन्यू करेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो सीखने के हिसाब से .xyz ले लेना, या फिर अगर आपको आपके नाम से डोमेन लेने का तो वो खरीद लेना। अभी मेरा डोमेन जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो 1300 रुपए का था, रिन्यूअल करने गया तो 2100 रुपए का। क्यों? क्योंकि अब मेरा रिन्यूअल मेरे को पता है कि मुझे डोमेन लेना ही पड़ेगा। एक बार आपका बिजनेस सेट हो गया, आपका भाड़ा 20,000 रुपया है, लेकिन उस भाड़े 20,000 रुपये में आप कंफर्टेबल हो, कस्टमर इतने बन गए आपके कि महीने के 20,000 आपको देने जम रहे। अब रूम वाले ने बोल दिया नहीं भाई खाली करो, खाली करो नहीं तो भाड़ा बढ़ाओ 30,000 रुपया, तो बोले चल ठीक है भाई 30,000। अब जब धंधा जम गया तो थोड़ी ना हम खाली कर सकते। मेरा सवाल वही है, क्या मैं आईएसपी चेंज कर सकता हूँ? डोमेन नेम मैंने GoDaddy से लिया है, क्या उसको मैं हॉस्टिंग नाम शिफ्ट कर सकता बिल्कुल कर सकते, कल वही तो बताने वाला था। इसमें कैसा मालूम पड़ेगा सर? बट वो जो 2-3 साल के 1 साल के वो भी कर तो भी कर सकते ना। और फिर इसको कैसा पेड किया उसने? नहीं नहीं, आपने डोमेन GoDaddy से ले लिया, हाँ। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, होस्टिंग स्पेस आपका होस्टिंगर पे, तो ये डोमेन आपने ले लिया वो अलग चीज है, होस्टिंग स्पेस अलग चीज है, इन दोनों को अलग अलग कंपनी की है, तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट करके वेबसाइट को लाइव करना है। मेरा सवाल वो नहीं, मेरा ये सवाल था कि मैंने डोमेन पहले आईएसपी से लिया, GoDaddy से लिया, सेम डोमेन को मैं हॉस्टिंगर पे लेना चाहता नहीं नहीं, वो नहीं मिलेगा। हूँ, वो चेंज होगा ना, वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। नहीं, एक बार एक कंपनी से जितने जो आपका डोमेन ले लिया, वही है। मान के चलो अगर आपने GoDaddy से ले लिया, क्या डिजिटल अहमद ले लिया आपने, डिजिटल वो अगर लॉकअप अहमद लास्ट में .com, ये हाँ ये ले लिया, तो ये अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपने रिलेवेंट नहीं किया तो मैं ले सकता अगर रिन्यूअल मेरा आ गया, लेकिन रिन्यूअल के बाद भी 45 डेज तक टाइम रहता है, अगर 45 डेज के अंदर अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फिर ओपन हो जाएगा, हूँ, उसका रेट भी बहुत बढ़ जाता हाँ। उसके बाद में है। अब डिजिटल अहमद .com बिक गया, लेकिन अब आप .in ले सकते हो। तो जियो हॉटस्टार का हुआ था ना, वो ओपन हो गया था, किसी ने खरीद लिया। अभी किसको पता था? ये पहले होता था, अभी नहीं। एक स्टूडेंट है दिल्ली का ये, तो किसको पता था? दुबई वाले ने जियो हॉटस्टार.com, तो उसने ले लिया, और उसके बदले में जब जियो से मांग रही है तो बोल रहा है कि मेरे को जो भी स्टडी में जो मेरी फीस लगेगी वो आप पे कर दो। हाँ, तो उसको नहीं दिया, तो उसने डोमेन भी नहीं खरीदा, बोले जा रख। अच्छा, दूसरा ले लिया। मैंने उसको जो इन्वेस्ट किया दुबई वाले लोग ने की, वो लड़के को इन्वेस्ट, और हाँ। डोमेन दुबई वाले ने लिया, जियो ने दुबई वाले से खरीदी। ये पहले बिजनेस हुआ करता था बहुत साल पहले, है ना? हाँ,
लोग ऐसे अरे आज भी है अभी भी है, अभी भी है, वेबसाइट बेचने का बिजनेस अभी दुबई भी के भी है ना, 16-16 साल के बच्चे लोग ने खरीदे। हाँ दुबई के 16-16 साल के बच्चे लोग, हाँ वो लड़के को फंड दिए, कितना तो करोड़ों रुपए दिए, कुछ 8 या 9 करोड़। हाँ और तो फिर जियो को कुछ 150 या 200 करोड़ में बेचे वो लोग। उनके पास अभी है। एग्जिस्टिंग वेबसाइट कौन सी डोमेन में कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ एग्जिस्टिंग वेबसाइट किस डोमेन में कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जिस्टिंग वेबसाइट, मेरी वेबसाइट है, तो कौन से डोमेन में, GoDaddy में है क्या, किस में है, कैसे मालूम पड़ेगा? कहाँ से खरीदा हो? वो एक सर्वर रहता है, वहां पे चेक करना पड़ता है। लेकिन तो मैं आपको कल बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। फिर उसका एक वो भी रहता है कि सर्वर नेम भी रहता है। सर्वर नेम क्या है, सर्वर नेम से पता चल जाता है कि वेबसाइट कहाँ बनी है। क्योंकि GoDaddy में बनी तो GoDaddy का सर्वर नेम कॉमन है ऐसा। चलो ऑनलाइन गाइस स्टॉप करते हैं, अब कल प्रैक्टिकल कर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। वेलकम। यस अविनाश, कल से प्रैक्टिकल करेंगे तो ना वो बुक और पेन कैरी कर लेना, क्योंकि है ना बहुत सारी चीज लिखने की रहेगी और प्रैक्टिकल करनी, ठीक है? नंबर पे बनाया हाँ ग्रुप वगैरह कुछ रिकॉर्ड हाँ हाँ, आपको ऐड कर देता हूँ मैं ग्रुप के अंदर, ठीक? नवीन सर के पास है ना आपका नंबर? यस यस, नवीन सर आपको ऐड कर, ठीक है? थैंक यू अविनाश। ओके सर, चलो जी सर जी। चलो, ओके बाय।